नमस्ते भारत। एडुटेरिया करंट अफेयर्स की सीरीज में यह हमारी दूसरी वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम डीप ओशन मिशन से पढ़ेंगे। तो यह मिशन किस मंत्रालय की पहल है? तो यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की पहल है। यही प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है कि उपयुक्त मिशन या योजना किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो डीप ओशन मिशन किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है? ये जो मिशन है इसका उद्देश्य क्या है? तो हिंद महासागर का जो क्षेत्र है वहाँ से पॉलीमेटेलिक नोड्यूल को निकालना। तो ये प्रश्न उठता है कि पॉलीमेटेलिक नोड्यूल क्या है? तो यह एक बहुत ही बहुमूल्य धात्विक खनिज का सम्मिश्रण है जिसमें कि आप मैग्नीज, क्रोमेटाइट, लिथियम, इन सब जो भी बहुत ही बहुमूल्य खनिज होते हैं उनसे ये मिलकर के बना हुआ है पॉलीमेटेलिक नोड्यूल। तो आर्थिक दृष्टिकोण से इसकी बहुत ही महत्ता है। इस वजह से जो है इस मॉड्यूल को निकालने का काम इस मिशन के द्वारा किया जाएगा। नाम ही है डीप, तो ये ओशन में डीप तक जा कर के, गहराई तक जा कर के, बहुत ही गहराई वाले क्षेत्रों में यह पाया जाता है। तो वहाँ से यह निकाला जाएगा। तो किस प्रकार निकाला जाएगा? तो ये एक मानव युक्त पनडुब्बी वाहन है जिसका नाम है मत्स्य 6000। तो इस मत्स्य 6000 से जो है व्यक्तियों की मदद से, इसलिए मानव युक्त पनडुब्बी है ये, 3 व्यक्तियों को समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक यह भेजेगा और वहाँ से जो है ये पॉलीमेटेलिक नोड्यूल को निकालने का काम किया जाएगा। अब हम अगले करंट अफेयर्स पर आते हैं। अगला हमारा है कि भारत की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति लाई गई है। यह पहली है इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि भारत की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति है। ये किस लिए लाई गई है? तो देश की सुरक्षा उद्देश्यों और इन्हें प्राप्त करने के लिए जो है एक तरह से रूपरेखा का यह निर्माण करेगी और ये हुड्डा समिति के सिफारिशों के आधार पर जो है इसको लाने का काम किया गया है। तो यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति किस समिति की सिफारिश पर लाया गया है? तो ये हुड्डा समिति के सिफारिश पर। और इसका उद्देश्य क्या है? तो सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक मामलों के माध्यम से राष्ट्र के हितों और सुरक्षा की रक्षा करना और पाकिस्तान की जो राष्ट्रीय सुरक्षा नीति है 2022 से 26 तक, उसका ये एक तरह से मुकाबला करने का काम करेगी। और इसका उद्देश्य है इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के लिए नए नए विभाग स्थापित किए जाएंगे, क्योंकि नई तरह की टेक्नोलॉजी, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या फिर और भी अलग अलग टेक्नोलॉजी उभर कर सामने आ रहे हैं, जिससे कि साइबर सुरक्षा को लेकर के एक नई चिंता देखने को मिली है। तो इस वजह से जो है एक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति लाने पर जो है विचार किया गया। अगला उद्देश्य क्या है कि साइबर सुरक्षा के लिए अलग से इसमें बजट का प्रावधान किया जाएगा और जो भी उभरती हुई टेक्नोलॉजी है उस पर ये ध्यान केंद्रित करने का काम करेगा ये राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति। अगला करंट अफेयर्स है नारी शक्ति बंधन अधिनियम। तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो लोकसभा या राज्यसभा या फिर जो भी विधानसभा है उन सभी क्षेत्रों में नारी के या महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन को लेकर के इस अधिनियम को लाया गया है। तो ये अधिनियम नंबर ही पूछ लिया जाता है प्रीलिम्स में कि ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम कौन सा नंबर का संवैधानिक संशोधन अधिनियम है? तो ये 106वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम है। अगर विधेयक पूछा जाए तो विधेयक की संख्या 128वां है। तो 128वां संशोधन विधेयक है और अधिनियम क्या है? 106वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम है। तो ये याद रखिएगा। और इस नारी शक्ति बंधन अधिनियम का उद्देश्य क्या है? तो यह लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण जो है अनिवार्य करता है और यह मौजूदा जो SC/ST आरक्षण के भीतर महिलाओं के लिए 1/3 सीटें भी आरक्षित करने का काम करता है। और जो ये आरक्षण दिया जाएगा महिलाओं को, उस आरक्षण में जो है 33% आरक्षण की जो बात की जा रही है वह 15 वर्षों तक के लिए ही प्रदान किया जाएगा। अगर इसके बाद भी संसद आवश्यक समझे तो इसे या तो जारी रखा जा सकता है या फिर इसे समाप्त भी किया जा सकता है। तो ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है। और चूँकि ये अधिनियम है तो इसमें कुछ संशोधन भी किया गया है। तो इस संशोधन के माध्यम से जो है संविधान में अनुच्छेद 330A और 332A को जोड़ा गया है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि 330A और 332A किससे संबंधित है? तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम से संबंधित है या फिर महिलाओं के
लोकसभा राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन से संबंधित है। और साथ ही अनुच्छेद 170(3) और 82 में भी संशोधन किया जाएगा। किसके लिए? परिसीमन के लिए किया जाएगा कि परिसीमन करके नए तरीके से जो है एक तरह से महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने का काम किया जाए। अगला हम करंट अफेयर्स देखते हैं। तो अगला क्या है? G20 दिल्ली घोषणा से है, तो इसके हम कुछ पॉइंट को बस देखेंगे। तो G20 दिल्ली घोषणा का आदर्श वाक्य क्या रहा? जो ये घोषणा जारी की गई, G20 जो सम्मेलन हुआ दिल्ली में, और उस दिल्ली में जो घोषणा पत्र जारी किया गया, तो इस घोषणा पत्र का या फिर G20 का जो समिट हुआ तो उसका आदर्श वाक्य क्या था? ये हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो इसका आदर्श वाक्य था G20 सम्मेलन का, वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। ये इसका आदर्श वाक्य रहा। और ये जो G20 दिल्ली घोषणा जारी की गई, इसमें क्या क्या कुछ उद्देश्य रहा? तो अगर उद्देश्य जो भी यहाँ पर उद्देश्य दिया गया है, तो वो कहीं ना कहीं वर्तमान में जो भी समस्याएं देखने को मिल रही हैं, उन समस्याओं पर ही ध्यान केंद्रित किया गया है। चाहे वो रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के बात हो, क्रिप्टो करेंसी को लेकर हो, महिला सशक्तिकरण को लेकर हो, या फिर जो भी नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर के हमेशा बात की जा रही है, तो उन सब पर यहाँ ध्यान केंद्रित किया गया है। तो इस G20 दिल्ली घोषणा के हम कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो पहला क्या है कि रूस यूक्रेन युद्ध पर कहा गया कि सभी राज्यों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर में के अनुरूप कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट है कि क्रिप्टो एसेट्स नियामक ढांचे के लिए एक संयुक्त रोड मैप बनाना चाहिए। जो क्रिप्टो करेंसी के रूप में क्रिप्टो एसेट्स का क्रिएशन हो रहा है, तो उसके लिए एक रेगुलेशन के लिए एक संयुक्त रोड मैप होना चाहिए ताकि उसे कंट्रोल किया जा सके, चूँकि अभी क्रिप्टो करेंसी अनकंट्रोल्ड है। नेक्स्ट इसका घोषणा है कि महिला सशक्तिकरण पर कार्य समूह का निर्माण किया जाए। अगला है ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना की जाए, क्योंकि अभी डिजिटल इकॉनमी बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। तो इस डिजिटल एक तरह से रेगुलेशन के लिए एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना की जाए। और 2030 तक 3 गुना नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता एक तरह से हम हासिल करें, उस पर काम किया जाए। और G20 में पहली बार जो UNG है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो में सुधार की बात की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो जनरल असेंबली है, तो उसमें सुधार की बात की गई कि और फिर नेक्स्ट है कि वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन पर विवाद की गई कि ऐसा कुछ निर्माण किया जाए। तो ये कुछ यहाँ पे बात की गई। यहाँ पे G20 के बारे में बस एक पॉइंट स्टैटिक पोर्शन दिया हुआ है कि G20 की स्थापना कब हुई थी? तो 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद हुई थी। तो क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम हो सकता है कि एशियाई वित्तीय संकट के बाद किस संस्था की स्थापना हुई थी? G20 की स्थापना हुई है 1999 में हुई है। अब हम पढ़ते हैं अगला करंट अफेयर्स, वो है भारत मध्य पूर्व आर्थिक गलियारा। भारत मध्य पूर्व और यूरोप आर्थिक गलियारा। तो इसमें IMC है, IMEC है। तो ये आपको हो जाएगा इंडिया और मिडिल ईस्ट और ये यूरोप और कॉरिडोर, सी से कॉरिडोर हो जाएगा। तो IMEC इसके बारे में पढ़ते हैं। तो IMEC है क्या? तो ये एक तरह से ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट के लिए एक साझेदारी का हिस्सा है कि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया जाएगा, उस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो है इन मध्य पूर्व, यूरोप और भारत के बीच जो है उस पर इन्वेस्टमेंट करने का काम किया जाएगा इस एक तरह से इस गलियारा के माध्यम से। तो इस गलियारा में क्या क्या शामिल है? तो रेल पर काम किया जाएगा, रेल विकास, रोड विकास और एक शिपिंग पे भी काम किया जाएगा। तो ये सब नेटवर्क इसमें को जोड़ना शामिल है। तो इसी कॉरिडोर में, चूँकि कॉरिडोर है ये कॉरिडोर है, तो इस कॉरिडोर में 2 गलियारा है। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि पूर्वी गलियारा जो IMEC है, उस IMEC का पूर्वी गलियारा में कौन कौन शामिल है? तो ये भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ेगा। जो मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट का जो अरब की खाड़ी वाला क्षेत्र है, तो भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ेगा कौन? पूर्वी गलियारा। वहीं जो उत्तरी गलियारा है IMEC का, तो IMEC का उत्तरी गलियारा जो गल्फ़ कंट्री हैं, मिडिल ईस्ट वाले जो गल्फ़ कंट्री हैं, उसको यूरोप से जोड़ेगा। तो ये याद होना चाहिए। और इस कॉरिडोर में रेल, सड़क या फिर शिपिंग पे तो ध्यान दिया ही गया है। तो ये और किन किन चीज़ों पे काम करेगा? तो इस कॉरिडोर में बिजली केबल
बिजली केबल, हाइड्रोजन पाइपलाइन और हाई स्पीड डेटा केबल भी शामिल है। अगला हम पढ़ते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। इस IMEC का उद्देश्य क्या है, तो एक व्यापक परिवहन नेटवर्क बनाना। चूँकि ये परिवहन पे ही देखिए हमने काम कर रहा है, तो ये व्यापक परिवहन नेटवर्क बनाना इसका उद्देश्य है। और व्यापार और कनेक्टिविटी को, चूँकि परिवहन नेटवर्क बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, तो इससे व्यापार और कनेक्टिविटी जो है सुविधाजनक हो जाएगी, और इससे एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व का एकीकरण हो सकेगा। तो ये इसका उद्देश्य है। और अगला उद्देश्य क्या है कि क्षेत्रीय, जब इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा और कनेक्टिविटी बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा, तो जो आपूर्ति श्रृंखला है, सप्लाई चेन है, उस सप्लाई चेन को हम जो है अधिक से अधिक जो है सुरक्षित कर सकेंगे। तो क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करना, तो ये उसका जो है IMEC का उद्देश्य है। अगले हम करेंट अफेयर्स पर आते हैं। तो अगला करेंट अफेयर्स है भारत, ग्लोबल साउथ और फिपिक। इसमें दो करेंट अफेयर्स को पढ़ना, एक तो ग्लोबल साउथ और दूसरा फिपिक सम्मेलन। तो पहले हम भारत और ग्लोबल साउथ को पढ़ लेते हैं। तो 17 नवंबर 2023 को जो है भारत ने ग्लोबल साउथ समिट के दूसरे संस्करण की मेजबानी की है, अध्यक्षता की है। ये दूसरा संस्करण था जो ग्लोबल साउथ समिट का, जो कि भारत के द्वारा अध्यक्षता किया गया। तो ही क्वेश्चन बन सकता है ग्लोबल साउथ समिट के दूसरे संस्करण की अध्यक्षता किसने की, तो भारत ने की। और इस ग्लोबल साउथ समिट में 125 देशों ने भाग लिया। और इस ग्लोबल साउथ समिट का थीम क्या था, तो ग्लोबल साउथ टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ, एवरीवन्स ट्रस्ट। तो ये इस सम्मेलन का, ग्लोबल साउथ समिट का ये थीम रहा। और ग्लोबल साउथ समिट है क्या, तो ग्लोबल साउथ, पहले शब्द क्या है, तो ग्लोबल साउथ का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट एक ब्रांड लाइन एक प्रकार का इमेजनरी लाइन है, काल्पनिक हम रेखा कह सकते हैं, जो पूरे विश्व को दो भागों में बांटता है। अगर हम इसे पूरा विश्व मान ले, तो इसको दो भागों में ब्रंट लाइन एक काल्पनिक रेखा के रूप में 1980 के दशक में अपनाया गया, जिसमें कि जो नॉर्थ के कंट्री थे, नॉर्थ के कंट्री को रिच पुअर के कैटेगरी में रखा गया, और जो साउथ के कंट्री थे उनको पुअर कंट्री के रूप में परिभाषित किया गया। तो अमीर और गरीब का में विभाजित करने का एक कॉन्सेप्ट है ब्रंट लाइन। हालांकि वर्तमान में इतना प्रासंगिक नहीं है, लेकिन अभी भी जो है ये अवधारणा चल रही है। तो हमने देखा कि ब्रंट लाइन क्या है, तो एक काल्पनिक रेखा है ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के रूप में, जो कहीं ना कहीं जो है विकास और के आधार पर बांटने का काम किया गया, कि ऊपर नॉर्थ वाले जो देश हैं वो अधिक विकसित हैं और रिच हैं, और जो साउथ वाले देश हैं कम विकसित हैं, विकासशील हैं और गरीब देशों की श्रेणी में आते हैं। तो वही ग्लोबल साउथ समिट ये यहाँ पे हुआ है। तो ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ को ब्रंट लाइन द्वारा विभाजित किया गया है, वही यहाँ पे बताया गया है। हालांकि ग्लोबल साउथ शब्द कोई ऐसा कोई नहीं है कि कोई भौगोलिक परिभाषा नहीं है। और ग्लोबल साउथ को जैसा कि भी हमने देखा कि विकासशील, कम विकसित या अविकसित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। और इस ग्लोबल साउथ शब्द को 1969 में किनके द्वारा, 1969 में कार्ल ओग्लेस्बी के द्वारा गढ़ा गया था, कार्ल ओग्लेस्बी के द्वारा गढ़ा गया था। तो ये हमने ग्लोबल साउथ के बारे में पढ़ा। अब हम फिपिक के बारे में पढ़ते हैं। फिपिक सम्मेलन जो हुआ है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये फिपिक सम्मेलन हुआ कहाँ है, तो ये पोर्ट मोरेस्बी जो कि पापुआ न्यू गिनी है उसमें आयोजित हुआ है, और ये तीसरा शिखर सम्मेलन था। तो भारत और फिपिक, भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच, आप इंडिया और फिपिक ऐसे जोड़ सकते हैं कि इंडिया डैश फिपिक सम्मेलन का तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो पोर्ट मोरेस्बी में हुआ है, जो कि पापुआ न्यू गिनी में है। ये प्रशांत महासागर देशों का एक तरह से आप कह सकते हैं कि देशों का समूह है फिपिक। तो उसी का और भारत का दोनों के द्वारा जो है सम्मेलन किया गया पापुआ न्यू गिनी में। बस इतना ही काफ़ी है फैक्ट्स के लिए। हालांकि आप इसमें आगे कुछ पॉइंट देखें तो पढ़ सकते हैं कि भारत और पापुआ न्यू गिनी द्वारा इस सह-अध्यक्षता की गई, और इस सम्मेलन में विकास के लिए एक 12 सूत्रीय फार्मूला तैयार किया गया है। और साथ ही साथ जो है भारत के द्वारा समोआ को, जो एक प्रशांत महासागरीय ही देश है, उस समोआ को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता दी गई है। तो ये फिपिक के बारे में है। अब हम अगले करंट अफेयर्स पर आते हैं। अगला हमारा है राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2023-2022
तो इस राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2022 में ही स्टार्ट किया गया था। अभी 1 साल पूरा हुआ है तो इसलिए दिया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, एक दो उद्देश्यों को देख लेते हैं। तो लॉजिस्टिक की लागत को कम करना, और ताकि हम 2030 तक जो है एक वैश्विक बेंचमार्क स्थापित कर सकें, वैश्विक हम पहचान बना सकें एक लॉजिस्टिक के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में। और 2030 तक हम शीर्ष 25 देशों में आ सकें इस लॉजिस्टिक के क्षेत्र में। और नेक्स्ट उद्देश्य है कृषि उत्पादों की बर्बादी को रोकना, क्योंकि अगर हम परिवहन को, लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव कर लेंगे तो हमारा जो कृषि उत्पाद है वो आसानी से और एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकेगा कम समय में ही। तो कृषि उत्पादों की कम से कम बर्बादी होगी। तो ये कुछ इसका जो है राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का उद्देश्य है। और वर्तमान में हम देखें कि भारत जो है लॉजिस्टिक्स में कहाँ है, तो भारत विश्व बैंक लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक, यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक कौन जारी करता है, तो विश्व बैंक जारी करता है। और इस सूचकांक में भारत का क्या स्थान रहा 2023 में, तो भारत 38वें स्थान पर है। अगला है पीएम विश्वकर्मा योजना। तो पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है ये हम पढ़ते हैं। तो पीएम विश्वकर्मा योजना एक तरह से जो पारंपरिक जो शिल्प है और जो कि हाथ से लोग काम करते हैं, तो उस पारंपरिक शिल्प और कौशल में लगे श्रमिकों को सरकारी सहायता देने की एक योजना है। और इसकी शुरुआत जो है नई दिल्ली में 17 सितंबर को प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। नई दिल्ली में किया गया है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत। और इसका संबंध किससे, तो पारंपरिक शिल्प और कौशल में लगे श्रमिक से संबंध है इसका। और इसमें इसका क्या क्या पॉइंट है कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय जो है इस योजना की नोडल एजेंसी है, और यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। तो अगर क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय की पहल है, तो एमएसएमई का है, जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय है उसकी योजना है। और इसका अवधि क्या है, तो 2023-24 से लेकर के 2027-28 तक इस योजना की अवधि है। और इसमें कुल 18 पारंपरिक क्षेत्र शामिल है। जो पारंपरिक शिल्प जो हाथ से कारीगरी होता है, तो वैसे कारीगरी को 18 पारंपरिक क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और इसका उद्देश्य हम देखें, इस पारंपरिक प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य क्या है, तो एक तरह से कौशल उन्नयन करना, टूल किट प्रोत्साहन का अर्थ है कि जो भी यहाँ पे जिन भी क्षेत्रों को शामिल किया गया उस क्षेत्र में शामिल जो भी टेक्नोलॉजी लगेगा तो टेक्नोलॉजी उस टूल को जो है प्रदान करना। तो टूल किट प्रोत्साहन, ऋण सहायता, ऋण देना, डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन, इन सभी को जो है डिजिटली रूप से जोड़ना और साथ ही साथ इनको एक मार्केट प्रदान करना। विपणन समर्थन, विपणन का आशय हो गया कि इनको बेचने के लिए जो है एक मार्केट प्रदान करना। वो मार्केट फिजिकल भी हो सकता है और डिजिटल भी हो सकता है। तो विपणन समर्थन ये इसका उद्देश्य है। और इस प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की पात्रता क्या है, कौन लोग इसके जो है एक तरह से लाभार्थी हो सकते हैं, तो इसका न्यूनतम आयु वर्ष 18 है। और लाभ किनको दिया जाएगा, तो परिवार की ये एक ही सदस्य तक सीमित रहेगा। और इस साथ ही जो है इसमें ये भी पात्रता होनी चाहिए कि हाथ और औजार से काम करने वाला कारीगर या शिल्पकार को ही इसमें शामिल किया गया है। फिर हम अगला करंट अफेयर्स पढ़ते हैं जो कि अप्सपा के बारे में है। बस इसके कुछ पॉइंट्स को हम देख लेते हैं कि अप्सपा है क्या, ये हमेशा चर्चा में रहता है। तो जो सशस्त्र बल एवं विशेष अधिकार अधिनियम अप्सपा है वो तो सबसे पहले 1958 का है, 1958 का है। और ये कहाँ कहाँ जो है लागू है, तो यह अधिनियम अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा जो नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र हैं वहाँ जो भी इन क्षेत्रों में अशांत क्षेत्र है वहाँ ये अप्सपा को ये विशेष अप्सपा के द्वारा विशेष शक्तियाँ प्रदान किया गया है। तो क्या, तो अप्सपा चर्चा में इसलिए है कि अभी एक न्यायमूर्ति बीपी जीवन रेड्डी समिति के द्वारा जो है इस अप्सपा को निरस्त करने की सिफारिश की गई है। और इससे पहले भी जो है दूसरी जो एआरसी की रिपोर्ट थी जो कि 5वीं रिपोर्ट के द्वारा भी इसे निरस्त करने की सिफारिश की गई थी। अब हम आगे के करंट अफेयर्स को अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।